नमस्कार, मैं आपका दोस्त शिवेश विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल शिवेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम जानते हैं, आज प्रकाश चैप्टर का पार्ट 3 है। क्लास 10 प्रकाश चैप्टर का पार्ट 3 है, मतलब ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का हम पढ़ते क्यों हैं, और दूसरे वीडियो में हमने जाना कि दर्पणों के बारे में हमने जाना, अपवर्तन, परावर्तन, ये सभी के बारे में हमने जान चुका है। तो अगर आप इस वीडियो को, इसके पहली वाली 2 वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वाली वीडियो आपको एकदम इजी वे है जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रकाश चैप्टर के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। एक प्रकार से आपको हर एक थ्योरी आपके दिमाग में घुसेगा और बाहर नहीं निकलने वाला। जब तक आपकी पढ़ते रहेंगे तब तक वो कभी बाहर आपके दिमाग से नहीं निकलने वाला। तो आइए हम जानते हैं, कल की वीडियो में हमने जाना था दर्पण। दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण। और समतल दर्पण के बारे में हमने जाना, क्या जाना समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण जो हम शीशे को देखते हैं, अपनी कंघी करते हैं, बाल संवारते हैं। आप लोग जाते हैं ना स्कूल के टॉयलेट में, तो सबसे पहले वहाँ पर अगर मिरर लगा होता है तो आप लोग, तो वो क्या है, जो मिरर में आप लोग बाल को झाड़ते हैं, वही क्या होता है, वही समतल दर्पण। उसी दर्पण में आप लोग हीरो बनते हैं। तो ठीक है, अब बात करेंगे, हमने गोली दर्पणों के बारे में भी जान चुके हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में न जानते हो तो आप प्लीज़ लिंक परावर्तन, वो भी किसमें, दर्पण में परावर्तन कैसे करते हैं, परावर्तन, ठीक है। तो दर्पण में क्या होता है, परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो पहला आपका कल की वीडियो में हमने जाना कि जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिया जाता है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में भी बोलते हैं कॉन्केव मिरर। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्केव मिरर। तो चलिए आज हम दर्पण के संबंधित परिभाषाओं को जानेंगे, ठीक है। और पहले देख लेते हैं परावर्तन कैसे होता है। परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो कल की वीडियो में हमने जाना, ये परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसको P से दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं ध्रुव। इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं। इसको P से दर्शाते हैं, क्या, ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इसके बाद आता है फोकस। फोकस किसे कहते हैं, फोकस, पहले आप जानिए वक्रता केंद्र क्या होता है। गोली दर्पण, सबसे पहले जानिए वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है, तब हम फोकस को जानेंगे कि फोकस क्या होता है।
पहले वक्रता केंद्र को जानिए क्या होता है। वक्रता केंद्र गोली दर्पण, जिस गोली दर्पण कैसा होता है, गोला होता है, गोला कांच का। गोली दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहीं से काटा गया है ना इस दर्पण को, ऐसे करके बन गया और यही भाग क्या हुआ, सी हुआ। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वीडियो आप लोगों को एकदम प्रकाश चैप्टर एकदम सरल बना देने वाली है। आप लोग कभी भूलने नहीं वाले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक बने रह गए तो। आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताए जाएंगे कि आपके दिमाग में सीधे 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 अंदर घुस जाएगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि आपके इस चैनल को कुछ आगे की ओर प्रोग्रेस हो। ठीक है, तो वक्रता केंद्र बोलते हैं इसको सी से। इसको किससे दर्शाते हैं, सी से। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर आप लोगों ने इस थ्योरी को नहीं जाना हो तो आप लोग फिर से सुन लीजिए, क्योंकि इससे सरल परिभाषा कोई और नहीं देने वाला। गोली दर्पण, क्योंकि जो दर्पण होता है वो कांच का होता है और वो गोली बोल रहा है, तो गोली दर्पण मतलब खोखला गोला। क्या, खोखला गोला। जिस गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसी से क्या कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे हो गया, तो इधर अवतल इधर उत्तल। अगर इसके उभरे हुए भाग को पालिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अवतल बन जाएगा। अगर इसके दबे हुए तल पर पालिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, उत्तल, यानी कन्वेक्स मिरर। तो हम परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं। ठीक है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर अब क्या होता है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये यहां से ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये जो रेखा मिली है इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। इस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जानिए फोकस क्या होता है। यही प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चलने वाली या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, यहाँ दर्पण है, दर्पण में क्या होता है, परावर्तन। और वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर। फोकस की परिभाषा, डिफिनीशन, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब इतना तो सब समझ में आ गया। और इसी और ध्रुव और फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसे एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, इसको फोकस दूरी और इसके बीच को दूरी को क्या बोलते हैं,
आर रेडियस त्रिज्या, ठीक है, आर से इसको डिनोट करते हैं, आर। इसके और उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर से। तो समझ में आया, आप लोग देख लीजिए। क्या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष को इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस, ध्रुव अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण को, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल दर्पण में कहां कहां प्रतिबिंब बनता है और किस स्थिति पर रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण को बनाने, ठीक है। तो हम लोगों ने जान चुके हैं परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर यहाँ क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि अनंत और वस्तु के इसके बीच रखा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण। सबसे पहले आपको सुनना होगा कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। क्या, फिर से आप कान खोल के, दिमाग खोल के और एक तरफ कान को बंद करके सुन लीजिए। क्या, कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। वो स्थितियां क्या होती हैं आप सुनिए। यदि वस्तु अनंत पर रखा जाता है, अगर यहाँ पर अनंत है तो वही वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि अनंत और इसके बीच रखा जाए तो कहाँ बनेगा, अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो कहाँ पर बनेगा, और वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखे कहाँ बनेगा, और फोकस पर रखे कहाँ बनेगा, अगर इन तीनों के बीच रखें तो कहाँ बनेगा, ठीक है। 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। तो पहली स्थिति है, आप लोग जानिए, पहली स्थिति आप लोगों का है, यदि वस्तु अनंत पर है, यदि वस्तु क्या है, अनंत पर है, तो क्या अनंत यहां होगा, मान लीजिए अनंत यहां, ठीक है, यहां से जाएगा क्या। और सबसे पहले हमने तो भूल गया कि प्रतिबिंब बनने के नियम को आपको पहले जानना होगा, ठीक है ना, कि प्रतिबिंब कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आप लोग जानिए प्रतिबिंब बनने का नियम। प्रतिबिंब बनने का नियम, ठीक है। प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बनाने से पहले 3 नियम को आपको जानना आवश्यक होता है और 3 नियम में से किन्हीं 2 नियमों का आप प्रयोग करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बता सकते हैं कि उस वस्तु का कहाँ प्रतिबिंब बनने वाला। ठीक है, तो पहले प्रतिबिंब का नियम जानते हैं। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश। आपका पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं। और दूसरा नियम है आपका दूसरा आपका नियम है फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आने वाली प्रकाश, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या है दूसरा, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ये आपका दूसरा नियम है। और तीसरा नियम आपका वक्रता केंद्र, तीसरा नियम है आपका वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य के समांतर, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में
ठीक है। तीसरा आपका नियम है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। और इन 3 नियमों में से अगर आप इन 3 नियमों को जान लिए तो आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आपको छवों स्थिति आपके दिमाग में नाचेगी नाचेगी नाचेगी। ठीक है, तो चलिए कि हम देखते हैं 3 नियम तो देख चुके, और 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, 3 नियम तो आप लोग जान गए। आपको फिगर वाइज समझा देते हैं 3 नियम कैसे लागू होता है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। अगर प्रतिबिंब बनने के नियम तो हो गया। पहला स्थिति नंबर पहला, किन्हीं 6 स्थितियों का प्रयोग करके, किन्हीं 6 स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण में, 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। पहला स्थिति है यदि वस्तु अनंत पर रखी हो। यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत यानी जिसका अंत न हो, यानी जिसका कोई अंत नहीं है वही क्या है, अनंत है। ठीक है, स्थिति नंबर 1, यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखें, अवतल दर्पण में क्या होता है, देखिए अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर पालिश किया जाता है। और आप लोग जान चुके कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव के बाद फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक है, मान लेते हैं अनंत मेरा यहाँ है। ठीक है, A1 A2 मान लें, A1 A2। ठीक है, A1 A2। तो क्या पहला नियम क्या था, यह वह, और ये क्या है, मुख्य। तो पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, पहला प्रकाश की किरणें चला मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, परावर्तन जब दर्पण से टकराएगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। क्या होता है, परावर्तन के पश्चात क्या होता है, फोकस से होकर जाती हैं। और देखिए आपका फोकस पर ही जा रही है, फोकस से। तब दूसरा नियम क्या होता है, क्या मैंने बताया कि इन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो दूसरा नियम क्या था, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, समझ में। और जहां 2 बिंदु कटे, 2 रेखाओं काटे, वहीं उसका प्रतिबिंब होता है। तो पहला स्थिति क्या हुआ, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और समझ लीजिए सदैव अवतल दर्पण में वस्तु सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी सदैव वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी एक दूसरे बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, वास्तव में मिली ना, टकराई वापस आई, फिर टकराई वापस आई, तो वो यहीं पर मिल जाए बस। ठीक है, किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग से हमने ज्ञात किया। और अवतल दर्पण में सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब। तो क्या बना,
यदि वस्तु अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक और 5 स्थितियों में, अवतल दर्पण के 5 स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, नहीं तो एक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। यानी यदि वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा यानी बिंदु आकार का बनेगा, वो भी किस पे? फोकस पर। अब जानिए दूसरा नियम। ठीक है, पहली स्थिति हो गई, आप लोग नोट कर लीजिए। अब दूसरी स्थिति के बारे में आप जानिए। दूसरी स्थिति क्या है? यदि वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र पर रखी जाए ठीक है, यदि वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी जाए, सॉरी यहां के मध्य रखी जाए, के मध्य पर रखी जाए। ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बना लीजिए ऐसे। अवतल दर्पण बना चुके, आप ऐसे रेखा मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ ध्रुव को दर्शा दीजिए, यहाँ फोकस को दर्शा दीजिए, यहाँ वक्रता केंद्र को दर्शा दीजिए। तो यदि वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र, यहाँ अनंत हो गया, अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखें तो उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनता है। ठीक है, उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनता है। मुख्य अक्ष, पहला नियम लगाइए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, और तीसरा नियम लगाइए इसमें, क्योंकि तीसरा नियम क्या था? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं, यानी यहीं से जाएंगी और यहीं से वापस लौट आएंगी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? देखिए यहाँ दो रेखाएं काट रही हैं, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो यानी यदि वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब फोकस तथा, देखिए फिगर में क्या बना है, फोकस और तथा वक्रता केंद्र
क्या बना? प्रतिबिंब। और सदैव जानते हैं अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य वास्तविक और कैसा बनेगा? वास्तविक यहां उल्टा तथा, और ये सदैव जान लीजिए कि वास्तविक जहां प्रतिबिंब है तो वहां उसका प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा। समझ में आया? जहां वास्तव में कहीं किरणें मिली तो वहां वास्तविक के, अगर वास्तविक किरण मिल रही हैं तो वहां सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ठीक है। और तीसरा है तीसरी स्थिति है क्या? वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखें। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो उसका फिगर कैसे बनेगा? ये देखिए, इधर कलाई कर दीजिए, इधर से यहाँ मुख्य अक्ष खींच लीजिए, यहाँ P दर्शा दीजिए, यहाँ F दर्शा दीजिए, यहाँ C दर्शा दीजिए। ठीक है। यदि वस्तु को यहाँ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या? नियम सुनिए। पहला नियम लगाइए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है। अब सुनिए क्या होगा, आप लोग सुनिए। ठीक है। और दूसरा नियम, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन पश्चात फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है। समझ? चलिए आगे चलिए। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि वस्तु को वक्रता का किन्हीं दो नियम का प्रयोग करके किसी भी चीज का आप ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु को कहाँ रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे वक्रता केंद्र को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनने वाला है। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखें तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनने वाला है। और यदि वस्तु को फोकस पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है? फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनने वाला है। यहाँ आप देख लीजिए। ठीक है। तो इन नियमों को आपको बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। इन सब नियम आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन नियमों को। ठीक है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कल की वीडियो में हम जानेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, कुछ अंकीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व करने वाले हैं। सो नमस्कार।